क्या आप भी आसानी से किसी पर भरोसा कर लेते हैं? अगर कोई आसानी से आपका भी भरोसा जीत लेता है तो सावधान हो जाइए। आपका यह स्वभाव आपके लिए मुसीबत बन सकता है। हमारे इस वीडियो में प्रस्तुत आज का घटनाक्रम सच्चाई का वो आईना है जो अपराधियों के एक ऐसे चेहरे को उजागर करता है जो किसी के भरोसे की धज्जियां उड़ाना अपना पेशा समझते हैं। घटनाक्रम की शुरुआत होती है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से, जहां रहने वाला साहिल बहुत खुश था क्योंकि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और अभी अभी उसकी शादी हुई थी। जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक उसकी कंपनी ने उसे एक ऐसा असाइनमेंट दिया जिसे पूरा करने के लिए उसे मुंबई आना जरूरी था। कंपनी की तरफ से उसे मुंबई जाना था। ये उसकी मजबूरी थी क्योंकि आखिर अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर अगर किसी को जाना पड़े तो ये उसके लिए आसान नहीं होता। साहिल की पत्नी तान्या के लिए भी पति से जुदाई का ये समय कठिन था। साहिल मुंबई आ जाता है और 1-2 हफ्ते के बाद वो दोबारा जब वो अपनी तान्या पत्नी से बात करता है तो साहिल अपनी वाइफ को बताता है कि 7 अक्टूबर साल 2011 का उसका रिजर्वेशन करा दिया गया है। बहुत जल्द ही वो उसे भी मुंबई बुला लेगा। उसकी पत्नी काफी खुश हुई क्योंकि मुंबई उसके सपनों की नगरी थी, जिसे अक्सर उसने फिल्मों टीवी सीरियल में ही देखा था। वो मुंबई में रहकर उसे करीब से देखना चाहती थी और बहुत जल्दी उसे भी ये मौका मिलने वाला था। इंतजार के लम्हे बड़े जल्दी बीत गए और 7 अक्टूबर 2011 की तारीख आ गई जब उसे मुंबई जाने वाली ट्रेन में पहले से रिजर्व अपनी सीट पर बैठ गई। फिर उसने अपने सास और ससुर को फोन करके बताया कि वो ट्रेन में बैठ गई है और बहुत जल्द ही वो मुंबई में साहिल के पास पहुंच जाएगी। बेंगलुरु से मुंबई के बीच का यह सफर लगभग 1000 किलोमीटर का था और यह सफर 16 से 17 घंटे में पूरा होना था। इसके बाद अगला फोन उसने अपने पति साहिल को किया और उसे भी बताया कि वो जल्द ही आने वाली है। उसने अपने पति को यह भी कहा कि वो उसकी चिंता ना करे। जब पति ने उसके जवाब में कहा कि चिंता से मुक्त होने की जरूरत तुम्हें है, आराम से अपना सफर पूरा करना और किसी से कुछ भी खाने पीने की चीज नहीं लेना, उसके पति ने उसे आश्वासन दिया कि वो उसे लेने के लिए स्टेशन पर आएगा। ट्रेन का ये सफर शुरू हो जाता है। एक तरफ तान्या अकेली अपनी सीट पर बैठी थी, ठीक उसके नजदीक 2 अलग अलग सीटों पर ऐसे लोग बैठे हुए थे जिन्हें देखकर ये लग रहा था कि वो आपस में एक दूसरे से अनजान है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उन दोनों के बीच आपस में एक दूसरे से परिचय हुआ और वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। लेकिन तान्या इन दोनों में से किसी से भी बात नहीं कर रही थी। वो या तो अपने सास ससुर को अपडेट देती थी कि अब ट्रेन यहां पहुंची, अब इतनी दूरी बची है, इतना समय बचा है, या फिर यही अपडेट वो अपने पति को देती थी कि अब थोड़ी दूरी बची है, थोड़ा समय बचा है, बहुत जल्दी हम मिलने वाले हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है उसके सामने बैठे वाले लोग ये समझ जाते हैं कि ये महिला अकेली है और पहली बार मुंबई जा रही है। उनमें से एक व्यक्ति तान्या से बातचीत करने की कोशिश करता है और बोलता है कि बहन जी, लगता है आप पहली बार ट्रेन में बैठे हैं और मुंबई जा रही हैं। तो तान्या उनको जवाब देती है कि ट्रेन का सफर तो मैंने कई बार किया है, लेकिन मुंबई का सफर पहली बार कर रही हूँ। तब वो दोनों तान्या से कहते हैं कि हम लोग भी मुंबई जा रहे हैं और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज की कोई जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे कह दीजिएगा। इतने लंबे सफर में अक्सर यात्रियों के बीच कुछ ऐसे संबंध बन जाते हैं जिनमें बातचीत, एक दूसरे का परिचय और उसके साथ खाना पीना भी शुरू हो जाता है। लेकिन इसे सामान्य से लोकाचार का फायदा उठाकर आपराधिक किस्म के लोग यात्रियों का भरोसा जीत लेते हैं और फिर उनका फायदा उठाते हैं। ये दोनों भी आपस में खाने पीने की चीजें शेयर कर रहे थे। उन्होंने तान्या को भी अपना फूड ऑफर किया, मगर तान्या ने खाने पीने की चीजें लेने से मना कर दिया। बीते वक्त के साथ तान्या के पास जो खाने पीने की चीजें थी वो उन्हें खाने के लिए निकालती है और उन दोनों की नजर तान्या के सामान पर थी। तान्या ने जब अपना फूड निकाला तो उन लोगों को भी अपना फूड ऑफर किया, जिसे उन लोगों ने बड़े आराम से ले लिया। आगे चलकर वो लोग भी जब अपना फूड आइटम निकालते हैं तो वो तान्या को दोबारा ऑफर करते हैं। तान्या इस बार उनका फूड लेने से मना नहीं करती और इन लोगों के बीच खाने पीने की चीजों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। तान्या का मुंबई का ये सफर लगभग पूरा होने वाला था। केवल 150 किलोमीटर का सफर बचा था। वो अपने पति साहिल को फोन लगाती है, उसे बताती है कि वो उससे केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर है। साहिल एक बार फिर तान्या को कहता है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेने के लिए स्टेशन पर मौजूद रहूंगा। सफर के इस अंतिम चरण में वो दोनों आदमी तान्या को चाय ऑफर करते हैं। तान्या चाय पीने से मना कर देती है।
लेकिन इसके बावजूद वो तीसरी चाय भी मंगा लेते हैं। अब तान्या मना नहीं कर पाती और वो चाय पी लेती है। चाय पीते ही तान्या को नींद आ जाती है और वो लगभग बेहोश हो जाती है। लगभग 3 घंटे बाद जब उसकी ये बेहोशी दूर हटती है तो वो देखती है कि वो किसी ट्रेन में नहीं है बल्कि वो किसी कार में है और कहीं जा रही है। कार में वो दोनों व्यक्ति मौजूद थे जो तान्या के साथ ट्रेन में मुंबई का सफर कर रहे थे। साथ में कार का ड्राइवर भी मौजूद था। तान्या को होश आता है और जब वो अपने आसपास उन दोनों लोगों को देखती है तो उनसे पूछती है कि मैं कहाँ हूँ और मुझे आप लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं। इसके जवाब में तान्या की गाल पर जोरदार तमाचा पड़ता है और उसे शांत रहने के लिए कह दिया जाता है। कार आगे बढ़ती जाती है। आगे चलकर जब कार अपने टारगेट प्लेस पर पहुंचती है तो वो लोग तान्या को कार से कुछ इस तरीके से उठाकर ले जाते हैं जैसे कि वो उनकी कोई अपनी रिश्तेदार हो, बीमार हो और चलने फिरने से लाचार हो। ये कहा जा सकता है कि कुछ इसी तरीके से इन दोनों ने ट्रेन से भी बेहोशी की हालत में तान्या को उतारा होगा। तान्या को अभी भी पूरी तरह से होश नहीं आया था, मगर वो ये समझ रही थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसने अंदाजा लगाया कि वो दोनों आदमी किसी महिला के पास बैठकर उसका सौदा कर रहे हैं। सौदेबाजी में बार्गेनिंग हो रही थी और फाइनली वो दोनों उस महिला को तान्या के पास छोड़कर चले जाते हैं। बदले में वो महिला उन दोनों को 45,000 रुपए देती है। तान्या अब ये जान चुकी थी कि वो एक रेड लाइट एरिया में है और किसी कोठे पर बेची जा चुकी है। तान्या अपने चारों तरफ नजर उठाकर देखती है तो उसके आसपास कम से कम 20 से 25 नौजवान खूबसूरत लड़कियां इतने कम कपड़ों में मौजूद रहती हैं कि उन्हें देखने के बाद कोई भी पुरुष एक्साइटेड हो जाए। तान्या चीख चिल्ला रही थी, छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। उसके चीखने चिल्लाने की वजह से माहौल खराब न हो इसलिए उसका मुंह बंद करके उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। तान्या अपने घर से 7 अक्टूबर को चली थी। इसके बाद 8 तारीख आई, 9 तारीख आई और फिर दिन बीतते चले गए, मगर तान्या स्टेशन पर नहीं उतरी, ना ही अपने पति से मिली। इधर साहिल अपनी पत्नी के लिए परेशान था क्योंकि वो तान्या को फोन कर रहा था, लेकिन तान्या का फोन उसके पास था ही नहीं। साहिल वापस अपने माता पिता को फोन लगाता है, उसे जानकारी हासिल करता है। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उसे पता चलता है कि तान्या ट्रेन में तो बैठी है लेकिन मुंबई नहीं पहुंची। परेशान साहिल हर वो कोशिश कर रहा था जिससे कि उसे तान्या की जानकारी मिल सके, तान्या उसे हासिल हो सके। इधर कोठे पर मौजूद तान्या को लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, उसे वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, उसके साथ मारपीट हो रही थी, साथ ही उन लोगों ने उसे भूखा भी रखना शुरू कर दिया। 16वें दिन कोठे की मालकिन सुनीता पुजारी तान्या को धमकाती है कि अगर तुमने ग्राहक के सामने जाना स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल होगा। कोठे की दूसरी लड़कियों से भी वो उसे समझाने के लिए कहती है। दूसरी लड़कियों के समझाने पर तान्या मन मारकर इस काम को करने के लिए राजी हो जाती है। आज तान्या भी उन्हीं लड़कियों के बीच वैसे ही कपड़े पहनकर खड़ी थी जैसे कि पुरुषों को उत्तेजित करने के लिए पहने जाते हैं। पहला ग्राहक उसे पसंद करता है और उसे लेकर कमरे में जाता है। इसके पहले कि ग्राहक उसके साथ कुछ करता, वो सिसक सिसक कर रोने लगती है। वो उसको बताती है कि किस तरह उसे यहाँ लाया गया और इस काम के लिए मजबूर किया गया। कोठे पर आया हुआ ग्राहक तान्या की बातों पर पिघल जाता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने फोन से साहिल को फोन मिलाता है और इस कोठे से संबंधित तमाम जानकारी साहिल को देता है। साथ ही वो तान्या की भी साहिल से बात कराता है। इसके बाद साहिल अपने विवेक का इस्तेमाल करता है और उसी कोठे पर एक ग्राहक बनकर पहुंच जाता है, जहां उसके सामने 20 से 25 लड़कियां लाई जाती है। इन्हीं में से एक उसकी तान्या भी थी। वो तान्या को लेकर कोठे के ही एक कमरे में चला जाता है और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिलकर वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। साहिल वहीं से पुलिस कंट्रोल रूम में फोन लगाता है और पुलिस को लोकेशन के साथ साथ सारी जानकारी देता है और तान्या की कहानी बता देता है। मुंबई पुलिस पूरे दल बल के साथ उस कोठे पर धावा बोल देती है। इसके बाद वहां से केवल तान्या और साहिल ही नहीं छुड़ाए जाते, बल्कि जबरदस्ती से वेश्यावृत्ति के धंधे में उतारी गई दूसरी महिलाओं को भी वहां से छुड़ा लिया जाता है। उन दोनों दलालों का पता लगाया जाता है। वो अक्सर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर ऐसी महिलाओं को अपना टारगेट बनाते थे जो खूबसूरत हो और अकेली। आज की वीडियो यहीं तक। जब भी आप सफर करें तो किसी भी अनजान अजनबी से खाने पीने की किसी भी चीज को लेकर उसका सेवन ना करें। धन्यवाद।